नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के उपचुनाव ने सबको चौंका दिया है। श्री करणपुर से बीजेपी प्रत्याशी की जबरदस्त हार हुई है और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे हार से ज्यादा, बल्कि जीत से ज्यादा हार के लिए महत्वपूर्ण है। इस सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जिनको बीजेपी ने मंत्री बना दिया, प्रत्याशी को मंत्री बनाना देश के चुनावी इतिहास की अभूतपूर्व घटना रही और इस फैसले को थोपा गया था जनता पर। बीजेपी के तमाम नेताओं ने, आला कमान ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, सबने मिलकर एक प्रत्याशी को मंत्री बना डाला। कांग्रेस ने आपत्ति जताई, चुनाव आयोग गए, नतीजा शिफर निकला, कुछ नहीं निकला, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव आयोग की क्या स्थिति है। तो चुनाव आयोग के भी जब नहीं सुन रहा विपक्ष को और चुनाव को प्रभावित करने की इस तरह से कोशिश की गई कि एक प्रत्याशी को मंत्री बनाने का मतलब क्या था? मतलब था कि आप अपने चुनाव को प्रभावित करना, जनता को बताना कि देखिए हम मंत्री पहले बना दिए, अब तो आप मुहर लगाएंगे ही। ये एक तरह से प्रलोभन देना था। लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की जबरदस्त हार हुई। इस चर्चा को हमने इस शीर्षक में देखा है कि राजस्थान में अहंकार हारा। मोदी, शाह, नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी को मंत्री बनाया, जनता ने सड़क पर भेजा। तो अहंकार क्यों बोल रहे हैं? इस चीज को अहंकार कहा जाए। देखिए, जैसे राजस्थान में रिवाज के हिसाब से सत्ता बदली, कांग्रेस की सत्ता गई, बीजेपी की आई, उसके बाद की घटनाएं जो घटी हैं, जिस तरीके से पर्ची भेजकर मुख्यमंत्री तय किए गए, वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह, इन दोनों के बीच में जो पर्ची का लेन देन हुआ, जो भावनाएं दिखी, उससे जनता सकते में आ गई थी। लोग सोचने लगे थे ये क्या हो रहा है, पर्ची से मुख्यमंत्री तय हो रहे। फिर मंत्रिपरिषद भी बना। लगभग महीने भर बाद सरकार मिली मुकम्मल तौर से और मंत्रिपरिषद में अनुभव होना गुनाह हो गया। हम जिसको चाहेंगे वो मंत्री बनेगा, जिसका नाम हम कह देंगे वो मुख्यमंत्री होगा, जिसका नाम हम कह देंगे वो मंत्री होगा। और बेचारे मुख्यमंत्री, जिनको मंत्री परिषद बनाने का अधिकार होता है, होना चाहिए, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। वो बार बार सूची लेकर दिल्ली जाते रहे कि हमारा क्या मंत्री परिषद हो। अंत में एक मंत्री परिषद उनको थमा दी गई और उनको वो स्वीकार करना पड़ा। और हद तो तब हो गई जो उपचुनाव लड़ रहे व्यक्ति को भी मंत्री बना दिया गया। इस फैसले पर करारा तमाचा है। एक साथ चुनाव आयोग को जवाब है, जिसने एक प्रत्याशी को मंत्री बनाने की मामले को अनसुना कर दिया, और बीजेपी के लीडरशिप पर तमाचा है, जिसने जनता के बहुमत का एक तरह से अपमान किया। और हम आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहे हैं इस चर्चा में। स्क्रीन पर नजर रखिए। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, क्षमा कीजिए, राजस्थान में अहंकार हारा। इसके आगे हम आपको यह दिखाना चाहते कि श्री करणपुर उपचुनाव में 11,261 वोटों से बीजेपी की हार हुई है। 11,261 वोट। रुपिंदर सिंह कुन्नर को 94,761 वोट मिले, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अब विधायक हो गए। और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 83,500 वोट मिले, ये मंत्री हैं, अब इनको
इस्तीफा देना पड़ेगा, 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना और जीत कर आना जरूरी होता है। और अभी विधानसभा फुल है, तो अब किसी को इस्तीफा दे करके इनको चुनाव लड़ाया जाए, इतना महत्व तो बीजेपी इनको नहीं देगी। तो लिहाजा इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ाने की कोई बात तर्कसंगत नहीं लगती। ये पहली परीक्षा थी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के लिए। चुनाव मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला उपचुनाव था, और आमतौर पर उपचुनाव में सत्ताधारी दल जीत जाया करती है। और पहले उपचुनाव में तो यकीनन, भले 5 साल जब पूरा होने वाले हो और उससे पहले उपचुनाव हो तो उल्टे नतीजे आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उपचुनाव हो और पहले ही उपचुनाव में इतनी करारी हार हो, ये गले नहीं उतरता। ये भजन लाल जी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये शुभ संकेत इसलिए भी नहीं है कि जिस तरीके से उनको कुर्सी दी गई है उसी तरीके से उनको झटक भी ली जा सकती है, इसलिए भी शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि हालांकि एक ही उपचुनाव है और भी परीक्षा होगी, लेकिन इस परीक्षा में वो फेल हो गए, वे पास नहीं हुए मुख्यमंत्री भजन लाल। महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि पहले से प्रत्याशी को मंत्री घोषित कर दिया गया था। प्रतिष्ठा सिर्फ प्रत्याशी की दांव पर नहीं थी, प्रतिष्ठा बीजेपी की दांव पर थी, प्रतिष्ठा भजन लाल जी की दांव पर थी, प्रतिष्ठा मोदी शाह नड्डा की दांव पर थी। लेकिन ये प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, धूल धूसरित हो गई, जमीन में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। क्यों? क्योंकि जनता ने कहा कि आपको हमने बहुमत दिया, हमने रिवाज बनाए रखा, सत्ता बदली, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें एक मनमाने तरीके से दिल्ली में हो रहे फैसले मिले। और भजन लाल तक को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी अपना मंत्रिपरिषद बनाने का अवसर नहीं दिया गया। वसुंधरा राजे का अपमान हुआ, वसुंधरा राजे से लगातार झूठ बोले गए, चुनाव में उनसे मदद ली गई उनकी, और जब वक्त आया तो वसुंधरा राजे से ऐसे मुंह मोड़कर वो बीजेपी चली गई मानो वसुंधरा राजे ने ही कोई गुनाह कर दिया हो। तो इस चुनाव में वसुंधरा राजे की भी अहमियत दिखी है, उनके प्रति लोगों की जो सहानुभूति रही, उन्होंने भी गुस्सा बन करके बीजेपी प्रत्याशी पर वो असर किया है, ऐसा लगता है। और कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं प्रतिक्रिया भी साथ साथ लेकर चलता हूं। But they will win 25 seats in parliament election if election will be done from EVM. ये बार बार ईवीएम का सवाल आता है, और ईवीएम का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज भी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदर्शन कर रहे हैं संसद के आसपास, और ये मुद्दा बड़ा बन रहा है। जनता गोलबंद हो रही है, जनता देख रही है कि कैसे वीवीपैट में काला शीशा लगाया गया, धांधलियां लगातार हुई हैं, क्योंकि बिना कारण के काला शीशा नहीं लगाया जा सकता था, और इस पर आवाज बुलंद हो रही है। खैर, आपके बहाने मुझे बोलने का अवसर मिला, धन्यवाद प्रमोद जी। डॉक्टर महेश जोशी जी लिख रहे हैं, पत्रकार महोदय बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि ये कांग्रेस के पिट्ठू हैं। देखिए डॉक्टर महेश जोशी जी, बोलते हुए ये बात जरूर कांग्रेस के फेवर में जाती है, जो बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो बात बोल रहा हूं कंटेंट कहीं से गलत है, उस बात को देखिए। और कांग्रेस से जहां तक बात है, मेरा कोई संबंध नहीं है कांग्रेस से, मैं कोई न उसका सदस्य हूं, लेकिन फिर भी आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं। चेतन तिवारी जी बधाई दे रहे हैं, भाई बधाई, आप जनता, जाहिर बात है बधाई की पात्र राजस्थान की जनता है, बधाई की पात्र उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, और कांग्रेस भी है जिन्होंने जीत हासिल की है। मैं आगे कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं कि देखिए सचिन पायलट ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। सचिन पायलट ने कहा है, श्री करणपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री रुपिंदर सिंह कुन्नर जी के विजयी होने पर उन्हें शुभकामनाएं। स्वर्गीय श्री गुरमीत सिंह कुन्नर जी द्वारा किए गए
जनहित, जन कल्याण एवं क्षेत्र के विकास के कार्यों को अपने हृदय में रखकर जनता ने मतदान किया था। मुझे खुशी है कि श्री करणपुर की स्वाभिमानी जनता ने कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा पर विश्वास जताकर प्रगति, खुशहाली और अपने सुरक्षित भविष्य को चुना है। इस जनादेश रूपी आशीर्वाद के लिए श्री करणपुर की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है और इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि सचिन पायलट जी ने चुनाव में जिताने के लिए अपने प्रत्याशी के लिए काम किया, मेहनत की। मैंने तस्वीर भी लगाई है, जो पहली तस्वीर थी, आप गौर करेंगे इस तस्वीर में सचिन पायलट के साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ है और जाहिर बात है वो गदगद होंगे, खुश होंगे। और इसी तरीके से प्रतिक्रियाएं और भी हैं। ये तस्वीर हम आपको पूरा दिखा देना चाहते हैं कि देखिए इस तस्वीर में किस तरीके से भारी भीड़ है। सचिन पायलट ने चुनाव प्रचार के दौरान कुन्नर जी का साथ दिया था, तो ये तस्वीर है। इसके अलावा जयराम रमेश जी की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, सार बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का मजाक बना दिया था बीजेपी ने सत्ता के अहंकार में। उन्होंने कहा कि बीजेपी के घमंड को तोड़ दिया है श्री करणपुर की जनता ने और कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर की जीत हुई है। और भाजपा के नेताओं को अहंकारी बताते हुए जयराम रमेश लिखते हैं कि उन्हें यह समझना होगा कि वे भले ही किसी को मंत्री बना दे, लेकिन जनप्रतिनिधि तो जनता ही बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लाइन है कि बीजेपी के अख्तियार में था, उनके हक में था कि मंत्री वो किन्हीं को बना दे। मंत्री तो उन्होंने बना दिया, उनके हक में था, लेकिन मंत्री जनप्रतिनिधि जनता ही बनाती है और जनप्रतिनिधि ही मंत्री होता है। ये उल्टा खेल नहीं चलेगा लोकतंत्र में कि जनप्रतिनिधि आप बना दे तो जनता उन पर मुहर लगाते रहे। जनता जनप्रतिनिधि चुनेगी, आप उनको मंत्री बनाइए, ये संदेश भी छिपा है। तो ये जयराम जी की ट्वीट से मैंने थोड़ा एलोबरेट करके वो मतलब निकाला। और एक और अशोक गहलोत जी की भी प्रतिक्रिया है। अशोक गहलोत जी की भी प्रतिक्रिया आपको बता दें कि उन्होंने भी हार्दिक बधाई दी है, शुभकामना दी है और स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर और उनकी जन सेवाओं को याद किया है। उन्होंने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को जनता ने हराया है। वे कह रहे हैं कि प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। हालांकि ये बात कहते ही अचानक मन में ख्याल आ जाता है कि कुछ दिन पहले गहलोत जी आपको भी जनता ने सबक सिखाया था, आप भी अपनी गलतियों की ओर ध्यान दीजिए। आप भी अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ नहीं रहे होते, ईमानदारी से मैदान में होते और ये अभिमान नहीं दिखाते कि कुर्सी तो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन कुर्सी ही हमें नहीं छोड़ना चाहती है, वो भी अहंकार था और उस अहंकार को भी जनता ने तोड़ा और इस अहंकार को भी जनता ने बताया है। जनता अहंकार बर्दाश्त तो नहीं करती, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अशोक गहलोत हो या मोदी शाह नड्डा हो, भाई जनता अहंकार का जवाब देती है। ये बात भी अशोक गहलोत जी को भी याद रखनी पड़ेगी। संक्षेप में हम इस बात को फिर से रिपीट करें कि जो बाई इलेक्शन हुआ है, ये बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पूरे देश का ध्यान इस पर लगा हुआ था कि नतीजा क्या होता है। ज्यादातर लोगों का मानना था, जो राजस्थान से बाहर के हैं, कि भाई बीजेपी तो जीत लेगी ये उपचुनाव, मंत्री भी बना दिया है, अब जनता अपने इलाके के मंत्री को क्यों हराएगी। अपने हर कोई चाहता है कि हमारा जनप्रतिनिधि मंत्री बने, तो पहले ही अगर मंत्री बना दिया गया है तो जनता निश्चित रूप से मुहर लगाएगी, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन राजस्थान के भीतर ये लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की जीत हो सकती है, कांग्रेस की जीत होगी, मगर विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई कांग्रेस तो पहले भी कांग्रेस की जीत कही जा रही थी, तो तब नहीं हुई तो अब क्या होगी। तो एक तरीके से जनता ने जताया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद जिंदा है। और ईवीएम का सवाल इसलिए भी बार बार आता है, ये एक उपचुनाव का सवाल था, इस पर ईवीएम की जाहिर बात है कि जो भी हथकंडे अपनाए जाते हैं वो हथकंडे अपनाए जाने के अवसर
नहीं मिले होंगे, सबका ध्यान था रहा होगा, तो इसमें ईवीएम की गड़बड़ी नहीं रही होगी, तो देखिए कांग्रेस जीत गई। इसी तरीके से आप जानते हैं कि जब बैलेट पेपर में गिनती होती है तो बीजेपी हार जाती है। ये सवाल फिर से जिंदा हुआ है इस उपचुनाव में, और ये मांग फिर से जोर पकड़ेगी कि ये ईवीएम का खेला बंद करो। ईवीएम का खेला नहीं रहेगा तो बीजेपी नहीं रहेगी सत्ता में। ये आवाज और बुलंद होने वाली है, क्योंकि ये आवाज अब तेजी से फैलने लगी है लोगों के बीच में। बाबूलाल जी फिर कुछ कह रहे हैं, इट इज बेटर ट्रूथ दैट बीजेपी गवर्नमेंट एज टुक जस्टिफाइड डिसीजन फॉर टीटीई। it is bitter truth sorry it is bitter truth that BJP government took AU justified decision for TTE। तो अनजस्टिफाइड एक्चुअली वो लिखना चाह रहे थे, फिर उन्होंने करेक्ट किया, एयू जस्टिफाइड हो गया, तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था। तो कहने अपनी भावना रख रहे हैं बाबूलाल शर्मा जी कि ये कड़वा अनुभव बीजेपी को मिला है। निश्चित रूप से मैंने भी इसकी व्याख्या की है कि अहंकार चाहे अशोक गहलोत का हो, चाहे अहंकार चाहे बीजेपी के नेताओं का हो, जनता अहंकार नहीं सहती है, और वो जवाब मिला है। सामान्य उपचुनाव होता, जीतना चाहिए था। बीजेपी की नई नई सरकार बनी थी, पहली परीक्षा थी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की, उनको निश्चित रूप से जीतना चाहिए था, लेकिन ये जीत नहीं मिली। तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका है, यानी संभलने की जरूरत है। जनता संदेश दे रही है कि जो चुनाव के बाद से घटनाएं घटी हैं, मुख्यमंत्री के चयन से लेकर मंत्री परिषद के गठन तक, उसमें हुई देरी को लेकर के, उसमें अपनाए गए तौर तरीके को लेकर के, उस पर जनता ने अपना एक विचार व्यक्त किया है, और श्री करणपुर की जनता ने तो स्थानीय तौर पर भी अपनी राय दी है। इसके अलावा कुछ दूसरी बातें भी होती हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी जिनके निधन के कारण यह उपचुनाव हुए, और उनके बेटे को, रुपिंदर जी को, गुरमीत सिंह कुन्नर थे, उनके बेटे रुपिंदर जी को ये चुनाव लड़ने को मिला, तो जनता की सहानुभूति कुन्नर जी के साथ रही, यह भी एक फैक्टर है। लेकिन फिर भी ऐसे मौके पर सहानुभूति पर भारी पड़ जाया करती है आमतौर पर। पहली चुनाव में जीती हुई पार्टी, उसकी सरकार का काम, एक उत्साह, पहला चुनाव, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो ये झटका है। बीजेपी के नेताओं को मानना होगा कि ये बहुत करारा झटका है, और अपने आप में बदलाव करने होंगे। स्थानीय लीडरशिप पर भरोसा कीजिए। अब भी ये लीडरशिप को अगर स्वतंत्र निर्णय लेने का मौका मिलेगा, अपने से ये सरकार चलाएंगे, अच्छी सरकार चलाकर दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, हस्तक्षेप होगा कि सारी चीजें दिल्ली से होंगी, तब निश्चित रूप से न सरकार का कामकाज अच्छा होगा और न जनता का ऑब्जर्वेशन सही रह पाएगा। अगर राजस्थान में अपने इतिहास को, बीजेपी को रिपीट करना है, यानी 25 लोकसभा सीटें जीतनी है, तो इस लिहाज से ये जो उदाहरण है, बहुत खराब उदाहरण बीजेपी को मिला है। अब देखिए, यहां वसुंधरा फैक्टर एक बार फिर जिंदा हो गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का पार्टी में इकट्ठा रहना एक तरह से अतीत की बात हो गई। दोनों के बीच की लड़ाई, ये भी बात समझी जा सकती है। रिजल्ट मिल सकते हैं कांग्रेस को, ये बात भी समझिए। और खराब परफॉर्मेंस के बावजूद कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी, यानी पिछली दफा जब अशोक गहलोत जी हारे थे, तब जो 21 सीटों पर पहुंच गए थे, उसके मुकाबले 3 गुना से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस विपक्ष में रहते हुए भी हुआ है। तो कांग्रेस के लिए उम्मीदें हैं, और बीजेपी के लिए 25 सीटें जीतना अब नामुमकिन लगता है। और कांग्रेस निश्चित रूप से इस उपचुनाव से एक सबक लेकर के राजस्थान की कांग्रेस जो है वो अपने आप को जिंदा करने का प्रयास करेगी। ये कांग्रेस के लिए अवसर है, वहीं बीजेपी के लिए चेत जाने का समय है। तो इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त, लेकिन इससे पहले हमको एक प्रतिक्रिया ले लेना चाहते हैं। प्रतिक्रिया है कि पायलट साहब के कारण जीत हुई है। अगर आम चुनाव में कांग्रेस पायलट साहब को सीएम घोषित कर दिया गया होता, तो कांग्रेस की सरकार को रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता था,
पायलट साहब जिंदाबाद। रामदेव जी आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना है कि सचिन पायलट ने इस चुनाव में पर्याप्त मेहनत की और इसलिए मैंने जो तस्वीर लगाई है उसका टोकनिज्म है, वो ये कि सचिन पायलट की भूमिका है इस चुनाव को जीतने में। और ये बात भी अपने आप में कहीं सही है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता, सचिन पायलट को मौका दिया गया होता, तो शायद राजस्थान विधानसभा चुनाव कुछ अलग नतीजे लेकर आते। तो अब तो ये बात बीती बात हो गई है, इस पर बहुत ज्यादा अब चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन आगे की राजनीति निश्चित रूप से जो राजस्थान में होने वाली है, कांग्रेस एक मजबूती से वापसी कर सकती है लोकसभा चुनाव में। और अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान जैसे प्रदेश में वापसी की, तो इसका असर दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के रूप में भी दिख सकता है, क्योंकि इस बार फॉर्म जो है इंडिया गठबंधन का है। राजस्थान में इंडिया गठबंधन नहीं के बराबर है, कांग्रेस ही है, लेकिन पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने अगर बिहार में बीजेपी को चोट दे दी, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया, अगर बंगाल में बीजेपी के परफॉर्मेंस को सीमित कर दिया और किसी हद तक उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत भी असर किया, चूंकि ये पता नहीं है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में आएगी कि नहीं आएगी, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, तो फिर बीजेपी के लिए अपना जो मैजिक फिगर लाना और बचाना है, ये बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। तो राजस्थान का ये महत्व है और बाई इलेक्शन से ये संदेश है। इसी संदेश के साथ अपनी बात को विराम देने का वक्त मैं समझता हूं और आपसे आग्रह है कि आप निश्चित रूप से अगर हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी निरंतर जारी रहे। तो इस बातचीत को यहीं पर विराम देने का वक्त आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।